Hi, my name is Jessica and you're watching Crime Lens. Because this is the very first video of our channel, I would like to invite you all to be a part of this journey. हमारा मकसद ये है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जहां हम विक्टिम्स को रिस्पेक्ट देते हुए पूरे फैक्ट्स के साथ क्रिमिनल केसेस को एनालाइज करें. So, let's begin with our first video. आदत प्रोसिक्यूशन की पेश करदा से जुर्म जो है कजाकिस्तान पर स्ट्रैंगुलेट करके आपकी बॉडी के 100 पीसेस करके उसी एसिड में आपको डिसॉल्व करने की सलाह दी जाए. जस्ट इमेजिन आप एक पुलिस ऑफिसर है. आपके डेस्क पे बहुत सारी फाइल्स रखे हुए हैं. उन्हीं फाइल्स के बीच में एक लेटर रखा है. दिखने में तो वो लेटर बहुत नॉर्मल है. आप उसे खोलते हो, उसे पढ़ते हो और जैसे ही आप उसकी फर्स्ट लाइन पढ़ते हो आप फ्रीज हो जाते हो. बिकॉज वो सिर्फ एक लेटर नहीं था, वो एक कन्फेशन था. एक ऐसा कन्फेशन जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. ये कहानी है लाहौर पाकिस्तान से. अक्टूबर 1999 लाहौर पुलिस स्टेशन में एक खत पहुंचा. उस खत ने एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था. हैरानी की बात तो ये थी कि उस लेटर में सिर्फ कन्फेशन नहीं था, बल्कि उस लेटर लिखने वाले ने अपना नाम और अपना एड्रेस भी उस पर लिखा हुआ था. पुलिस ने देरी ना करते हुए उस एड्रेस पे जाने का फैसला किया. जैसे ही पुलिस उस एड्रेस पे पहुंची, उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई. दिखने में तो वो आदमी बहुत ही नॉर्मल लग रहा था. ना उसके चेहरे पे डर था और ना ही उसकी बातों में घबराहट थी. और जैसे ही पुलिस ने उसे उस लेटर के बारे में पूछा, तभी उसका बिहेवियर चेंज हो गया. उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया, बल्कि पुलिस को धमकी दी कि अगर उससे एक भी सवाल पूछा गया तो वो खुद को गोली मार देगा. पुलिस ऑफिसर के लिए ये मामला अजीब था, लेकिन उस वक्त उन्हें वो किसी क्राइम से ज़्यादा एक परेशान आदमी की हरकत लगी. शायद इसीलिए वो वहाँ से वापस चले गए. लेकिन पुलिस को ये पता नहीं था कि जिस आदमी को वो छोड़ के जा रहे हैं उसका नाम पाकिस्तान के एक बहुत ही खौफनाक क्रिमिनल केस से जुड़ने वाला था. कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई. 2 नवंबर 1999 को उसने एक और कदम उठाया. उसने लाहौर के फेमस न्यूज़पेपर डेली जंग के ऑफिस में एक पार्सल भेजा. ऑफिस में मौजूद क्राइम रिपोर्टर जामिल चिश्ती ने वो पार्सल कलेक्ट किया. पहली नज़र में वो एक नॉर्मल पार्सल लग रहा था, लेकिन जैसे ही उस पार्सल को खोला गया उसमें कई बच्चों के फ़ोटोज़ मिले. वो फ़ोटोज़ देख के जामिल चिश्ती को बहुत अजीब सा लगा. उसमें फ़ोटोज़ के साथ एक लेटर भी था. लेटर की शुरुआत एक नाम से होती है, मैं जावेद इकबाल. उसके नीचे एक से एक दावे किए गए थे, ऐसे दावे जिस पे भरोसा करना नामुमकिन था. मेरी गिनती अब 100 तक पहुंच गई है. मैंने अपना मकसद पूरा कर लिया है. मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं. मैं चाहता हूं कि मेरा मकसद और संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच सके. मैं बहुत सी माओं को रुलाने वाला हूं. मैं उनके बेटों की लाशें बिना कफन और बिना ताबूत के नालियों से भेजूंगा. लेटर में एक वजह भी लिखी गई थी. जावेद इकबाल बदला लेना चाहता था, लेकिन उसकी बदले की कीमत कई परिवारों को चुकानी पड़ी. इन द एंड उसने उसका एड्रेस भी मेंशन किया था. ये सब पढ़ने के बाद जमील चिश्ती को लगा कि क्या ये मजाक था या फिर एक ऐसा सच जो पूरे देश को हिला देने वाला था. और ये जानने का बस एक ही तरीका था, उस एड्रेस तक पहुंचना. और वो एड्रेस था रावी रोड 16B. जामिल चिश्ती धीरे धीरे उस घर तक पहुंचा. दिखने में वो घर बहुत नॉर्मल लग रहा था, पर जैसे ही वो घर के अंदर गया उसकी नज़र छोटी छोटी चप्पलों पे गई. वहाँ पे एक नहीं दो नहीं, बल्कि इतनी चप्पलें पड़ी हुई थी कि वो देख के कोई भी इंसान ये सोचने लगे कि इतने छोटे घर में इतनी सारी चप्पलें कर क्या रही है. अब उनका शक और गहरा हो चुका था. जैसे वो आगे बढ़े, उन्होंने जो देखा उसने मामले को और ज़्यादा सीरियस बना दिया. वहाँ पे कई बच्चों की तस्वीरें लगाई हुई थी और पास में बच्चों के कपड़े रखे हुए थे. उन कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने वो कपड़े जानबूझकर सुरक्षित रखे हुए हो. लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन कपड़ों पे कुछ डिटेल्स लिखे हुए थे, जैसे कि बच्चों का एज और कुछ और डिटेल्स. जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उनके मन में जो सवाल थे वो और बढ़ते गए. तभी उनकी नज़र एक कोने में रखे ड्रम पे गई. हिम्मत करके वो ड्रम खोलने गए और जैसे ही उन्होंने ड्रम खोला, उसमें से एक अनबेरेबल स्मेल आई, जिसकी वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा.
मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जुवेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। अब तक तो ये सिर्फ एक लेटर की कहानी लग रही थी, लेकिन इस घर के अंदर चीज़ें बदल चुकी थी। जावेद इकबाल ने जो कुछ भी लिखा था वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक सच्चाई थी। और अगर ये सच था तो पाकिस्तान एक ऐसे सीरियल किलर का सामना करने जा रहा था जिसका असली क्राइम अभी बाहर आना बाकी था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था कि जावेद इकबाल आखिर था कौन? एक ऐसा आदमी जिसने इतना खौफनाक कन्फेशन लिखा, क्या वो बचपन से ही ऐसा था या फिर उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से उसने ये रास्ता चुना? ये जानने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। जावेद का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। उसके पेरेंट्स को 7 बच्चे थे, आउट ऑफ विच ही वॉज 6th चाइल्ड। वो प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करता था, जिसके वजह से बचपन से ही उसे जो चाहिए वो मिलता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद के पिताजी ने उसे एक 200cc बाइक गिफ्ट की थी, लेकिन उसके भाई का कहना था कि वो बचपन से ही थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव करता था। अगर उसे कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचाता था। आखिरकार घर वालों को उसकी जिद के सामने झुकना पड़ता था। इन्वेस्टिगेशन में एक और बात सामने आई कि जावेद को बचपन से ही जानवरों को तकलीफ देना पसंद आता था। जावेद ने इस्लामिया कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उसके पिताजी ने उसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चालू करके दी। बाहर से तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, एक अमीर परिवार, एक बिजनेस और एक सहज जिंदगी। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही बता रही थी। कई रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि जावेद छोटे बच्चों से सेक्सुअली अट्रैक्ट होता था, बिकॉज ऑफ विच उसने उसके कंपनी में भी सारे छोटे बच्चे हायर किए हुए थे। ड्यू टू विच जावेद के अगेंस्ट बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगी थी, लेकिन पैसा और पावर की वजह से वो कंप्लेंट्स आगे ही नहीं बढ़ पाई। तो रिपोर्ट में एक और शॉकिंग बात सामने आई कि जिस लड़के के साथ वो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में था, उसने उसी लड़के के बहन के साथ शादी की ताकि वो उस लड़के का गलत फ़ायदा उठा सके। शादी के बाद उसका उस घर में जाना और भी आसान हो गया और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उसने उस लड़के के साथ बार बार गलत काम किया। इसी के वजह से उनका रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चला और एक ही साल में उनका डिवोर्स हो गया। 1993 में उसके पिता मियां मोहम्मद अली का देहांत हो गया। परिवार के बंटवारे में उसे 30 लाख रुपीस मिले। बंटवारे के पैसे से जावेद ने एक लाहौर में आलीशान घर बनवाया, लेकिन एज पर रिपोर्ट्स उसी टाइम उसका बच्चों के प्रति अट्रैक्शन और भी बढ़ता चला गया, जिसके वजह से उसने लाहौर में ही एक गेमिंग सेंटर शुरू किया। ये वही टाइम था जब भी जावेद के पास पैसा था, आज़ादी थी और कोई रोकने वाला भी नहीं था। एक दिन उसके रिश्तेदार ने उसके पैसे उड़ाने को लेके उसे टोका, तो उस पर उसने जो रिप्लाई दिया वो और भी ज़्यादा शॉकिंग था। उसने कहा कि जब तक मेरे पास पैसा है मैं उड़ाऊंगा और जब मेरा पैसा ख़त्म हो जाएगा तो मैं खुद को ही गोली मार दूंगा। लोगों ने इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आगे जाके उन्हें पता चलने वाला था कि उसके अंदर कितना खौफनाक कुछ चल रहा था। 1998 के एंड तक जावेद के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई थी, लेकिन सितंबर 1998 में कुछ ऐसी घटना हुई जिसने उसकी लाइफ ही बदल दी। तो एज पर रिपोर्ट्स वो 2 बच्चों को अपने घर लेके गया। उनके साथ वो कुछ बुरा व्यवहार करने वाला था, तब तक समहाउ वो दोनों बच्चे वहाँ से भाग गए। इसी दौरान वो जख्मी हो गया, जिसके वजह से पड़ोसियों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों बच्चे जो भाग गए थे, उन्होंने घर जाके पूरी कहानी अपने घर वालों को सुना दी। जैसे ही जावेद हॉस्पिटल से बाहर आया, वैसे ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और जेल डाला। पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार करके 100 कौड़े की सजा दी। मारपीट इतनी बेरहमी से हुई थी कि वो कई दिनों तक कोमा में रहा। उसकी फैमिली ने इलाज का खर्चा उठाने से साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी माँ ही थी जो उसके लिए रोज आंसू बहाती रही। माँ ने उसके इलाज में अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी, जिसकी वजह से जावेद को अपना घर छोड़कर किराए के मकान में रहना पड़ा, जो कि था रावी रोड 16B। जब वो जेल में था तभी उसे बहुत गहरा सदमा लगा कि उसकी माँ का देहांत हो गया। ये बात जावेद के दिमाग में गहरी तरह बैठ गई। उसे यकीन हो चुका था कि उसकी गिरफ्तारी और बदनामी ही उसके माँ की मौत की वजह बनी। अब वो वही दर्द दूसरों को भी महसूस करवाना चाहता था। 20 जून 1999 एज पर रिपोर्ट्स ये वो दिन था जिस दिन जावेद ने अपने फर्स्ट विक्टिम को टारगेट किया। वो उन बच्चों को घर ले आता, उन्हें अच्छा खाना देता, नए कपड़े देता और उनकी फ़ोटोज़ निकालता।
फिर उनके साथ गलत काम करके उनका गला दबा के मार देता और उनकी बॉडी को एसिड से भरे ड्रम में डाल देता। इसे ऐसे लग रहा था जैसे कि वो सिर्फ क्राइम नहीं था बट किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकामन कर रहे थे ना, बिल्कुल इंतकामन कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आपने जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक डायरी मिली। उस डायरी में विक्टिम्स के बाकी डिटेल्स के साथ कई जगहों पे एक्सपेंसेस तक लिखे गए। ये सब देखकर पुलिस को इतना तो पता चल गया था कि ये जो कुछ भी हुआ वो एग्रेशन में नहीं हुआ था बट इसके पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग थी। जैसे ही कन्फेशन लेटर सामने आया तभी पाकिस्तान में बस एक ही चर्चा थी, जावेद इकबाल। मीडिया, पुलिस और आम लोग बस एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि आखिर जावेद इकबाल था कहाँ। 29 दिसंबर 1999 में जावेद इकबाल डेली जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस पहुंच गया। ये वही न्यूज़पेपर था जहां उसने अपना कन्फेशन लेटर भेजा। डेली जंग के ऑफिस में मौजूद लोग उसे देख के दंग रह गए क्योंकि पाकिस्तान में जिस आदमी की इतनी ज्यादा चर्चा थी वो उनके सामने खड़ा था। वो ना ही भागने की कोशिश कर रहा था ना ही अपनी पहचान छुपा रहा। कुछ ही देर बाद पुलिस की टीम डेली जंग के ऑफिस पहुंची और वहीं से उसे गिरफ्तार कर दिया। उसके गिरफ्तारी के साथ ही मीडिया में बस उसी की चर्चा शुरू थी। इन्वेस्टिगेटर ने भी उसके हर एक बयान को वेरीफाई करना शुरू कर दिया। उसकी डायरी, उसके घर से मिले सबूत और मिसिंग बच्चों के रिपोर्ट्स, इन सारी चीजों को ध्यान से चेक किया गया। ऐसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, हर एक के मन में एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर एक इंसान इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। जैसे जैसे हर एक थ्योरी का आंसर मिल रहा था उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस आगे आ रहे थे। और फिर ये केस कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट रूम मीडिया एंड रिपोर्टर से भरा हुआ था। विक्टिम के फैमिली मेंबर्स इंसाफ की उम्मीद में वहां पे मौजूद। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे चर्चित क्रिमिनल ट्रायल बन चुका था। 16 मार्च 2000 आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला था। इस टाइम सिर्फ जावेद इकबाल अकेला नहीं बट उसके साथ उसके और 3 फ्रेंड्स भी उसी कटघरे में खड़े थे क्योंकि प्रोसिक्यूशन का आरोप था कि इन तीनों ने अलग अलग तरीकों से जावेद इकबाल की मदद की थी। साजिद अहमद, नदीम और सबीर, ये इन तीनों के नाम थे। कई दिन चले ट्रायल के बाद एडिशनल सेशन जज अल्लाह बख्श रांझा ने अपना फैसला सुनाया और जावेद इकबाल को दोषी करार दिया गया। साथ ही उसके 3 दोस्तों को भी सजा सुनाई गई। साजिद अहमद को मौत के साथ 686 इयर्स की जेल की सजा सुनाई गई। नदीम को मौत के साथ 162 इयर्स की जेल की सजा सुनाई गई। बट जबकि साबिर नाबालिग था, उसे मौत की सजा तो नहीं बट उसे 42 ईयर जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी आनी बाकी थी क्योंकि जावेद इकबाल को लेकर जो कोर्ट ने सजा तय की थी वो पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री की सबसे चर्चित फैसलों में से एक होने वाली थी। सबकी नजर जावेद इकबाल पर टिकी हुई थी। कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई लेकिन ये कोई आम डेथ सेंटेंस नहीं था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने यह फैसला किया कि जिस तरह उसने 100 बच्चों का कत्ल किया था उसी तरह उसे भी उतनी दर्दनाक मौत दी जाए। आदत प्रोसिक्यूशन की पेश करदा से जुर्म जो है कजाकिस्तान पर स्ट्रैंगुलेट करके आपकी बॉडी के 100 पीसेस करके उसी एसिड में आपको डिजॉल्व करने की सजा दी। ये सजा सुनने के बाद पाकिस्तान के लोगों में मिक्स ओपिनियन था। कुछ लोगों का कहना था ये उन विक्टिम्स के प्रति इंसाफ था बट कुछ लोगों का कहना था कि ये बहुत ही क्रूअल सजा थी। लेकिन ये सजा जावेद इकबाल को कभी दी ही नहीं गई क्योंकि 8 अक्टूबर 2001 को और एक शॉकिंग खबर सामने आई। जावेद इकबाल और उसका साथी साजिद अहमद कोट लखपत जेल में मरे हुए पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन दोनों ने अपनी खुद की जान ले ली थी। जैसे ही ये खबर लोगों को पता चली, लोगों के मन में एक ही सवाल था, आखिरकार इतनी हाई सिक्योरिटी जेल में ये दोनों ने खुदकुशी कैसे कर ली और इनके पास वो सामान कहाँ से आया कि ये दोनों अपनी जान ले सके। ये एक ऐसा केस था जिसने ना ही सिर्फ पाकिस्तान को पर पूरी दुनिया को ये सोचने के लिए मजबूर किया कि एक इंसान के अंदर की अंधेरी सोच इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। आज भी जावेद इकबाल का केस साउथ एशिया के सबसे खौफनाक क्रिमिनल केसेस में से एक बन चुका है। जावेद इकबाल की स्टोरी ना ही सिर्फ एक सीरियल किलर के क्राइम तक सीमित है। इस केस का जरूरी हिस्सा सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं है बल्कि वो बच्चे हैं जिनकी जिंदगियां छीन ली गई थी
और वो परिवार है जो आज भी सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार उनके बच्चों की क्या गलती थी। ये केस हमें ये याद दिलाता है कि बच्चों की सुरक्षा सिर्फ पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जावेद इकबाल की केस खत्म हो चुकी है, लेकिन उस केस से मिलने वाले सबक आज भी बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा फांसी, खुदा तुम मेरी हस्ती को भी महफूज कर देता अगर खुदा 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, खुदा का नाम। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप ऐसे ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। अगले एपिसोड में हम एक और केस की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और याद रखिए, कभी कभी सबसे डरावनी कहानियाँ वो नहीं होती जो फिल्मों में दिखाई जाती है, बल्कि वो होती है जो असल ज़िंदगी में घट चुकी होती है।